to reduce the size of payoff matrix. So far we have studied the games, rectangular games having saddle point. और सैडल पॉइंट रखता है तो हमने बात करा था उसका डायमेंशन कैसा भी हो सकता है. रेक्टेंगुलर गेम है, 2x3 हो सकता है, 5x7 हो सकता है. तो सबसे पहले जब गेम सॉल्व करने के लिए हमारे पास आएगा, हम यही चेक करेंगे कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. यदि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो प्योर स्ट्रेटजीज़ है एंड वी कैन फाइंड आउट ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज़ फॉर बोथ द प्लेयर्स डायरेक्टली. हमको कुछ नहीं करना उसमें, सीधे मिनी मैक्स मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, देखना है बराबर है या नहीं. बराबर होगा ही क्योंकि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है. और उस केस में वो स्ट्रेटजीज़ मतलब वो जो आप सैडल पॉइंट कह रहे हो, सैडल पॉइंट का लोकेशन, वो जो रॉ नंबर है वो प्लेयर ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगी और सैडल पॉइंट की लोकेशन का जो कॉलम नंबर है वो प्लेयर बी का ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगा. फिर उसके बाद हमने स्टडी किया 2x2 गेम्स हैविंग नो सैडल पॉइंट. तो इस केस में क्या करना है, ज़रूरी नहीं है हमारे पास रेक्टेंगुलर गेम का डायमेंशन या ऑर्डर जो है वो 2x2 ही हो. लेकिन हमने 2x2 बेसिक स्टडी कर लिया कि यदि हमारे पास 2x2 गेम है जिसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं. तो पहले हमने उसका कंसेप्ट समझा, मिनी मैक्स मैक्सिमिन जो है, या फिर हम कहें कि उसकी जो स्ट्रेटजी निकालना है, स्ट्रेटेजिक सैडल पॉइंट, वो कैसे निकलता है प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे. देन हमने अर्थमेटिक फार्मूला उसका स्टडी किया था. एल्जेब्राइक फार्मूला हमने स्टडी किया था, इक्वेशंस बना करके x1 अपॉन x2 कैलकुलेट किया, y1 अपॉन y2 कैलकुलेट किया, वैल्यू ऑफ द गेम कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में. और फिर हमने उसका अर्थमेटिक मेथड स्टडी किया कि ऑडमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, हमको रॉ ऑडमेंट्स निकालना है, कॉलम ऑडमेंट्स निकालना है, और उसके बाद हम वहाँ से ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज़ जो हैं दोनों प्लेयर्स के लिए बता सकते हैं. ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज़ मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी पता चल गई तो मैं गेम की वैल्यू भी बता सकता हूँ, जिससे प्लेयर ए का गेन और प्लेयर बी का लॉस कितना हो रहा है गेम में ये पता चल गया. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ज़रूरी नहीं है हमारे पास जो गेम है वो 2x2 ही हो, वो ज़्यादा डायमेंशन, ज़्यादा ऑर्डर का हो सकता है. और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि उसमें सैडल पॉइंट ना हो, क्योंकि यदि सैडल पॉइंट है तब इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे. लेकिन सैडल पॉइंट नहीं है तो हम 2x2 गेम को सॉल्व करना जानते हैं अभी तक, उससे ज़्यादा ऑर्डर के गेम को सॉल्व करना हम नहीं जानते हैं. तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या करती है, मैट्रिक्स का या जो पे ऑफ मैट्रिक्स था आपका, उसका ऑर्डर या साइज़ रिड्यूस कर देती है. यदि वो 3x5 है तो उसका साइज़ कम हो जाएगा, 3x4 हो जाएगा या 2x2 तक में भी आ जाएगा. और यदि आप साइज़ को रिड्यूस करते हुए 2x2 तक ला सकते हैं, उस केस में से प्रीवियस मेथड जो हमने 3 मेथड्स की अभी थोड़ी देर पहले बात करी, उनमें से कोई भी एक मेथड लगा करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो. तो अब डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या है, तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी के लिए मुझे इन्फीरियर और सुपीरियर स्ट्रेटजीज़ चाहिए होंगी. तो पहले मैं इन्फीरियर सुपीरियर स्ट्रेटजीज़ को डिफाइन करता हूँ. इन्फीरियर एंड सुपीरियर स्ट्रेटजीज. तो इन्फीरियर सुपीरियर वर्ड हम वैसे भी यूज़ करते हैं जब हम किसी को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो जो अच्छा है उसे हम कह देते हैं सुपीरियर है, ठीक है, और जैसे हम कमतर आकर हैं वो हम कहते हैं इन्फीरियर है, ठीक है. अब प्लेयर ए क्या चाहता है, यदि मैं पे ऑफ मैट्रिक्स में यहाँ पर रफ वर्क कर रहा हूँ, प्लेयर ए है यहाँ और बी है यहाँ, इसकी स्ट्रेटजीज़ हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन, M तक होगी तो मैं M लिख देता हूँ. इसी तरीके से B की स्ट्रेटजीज़ हैं B1, B2, Bn, दिस इज Bn, एंड पे ऑफ एंट्रीज आर V11, V12, V1n, V21, V22, V2n, and V, I'm writing the last row, VM1, VM2, VMn. Okay. So this is the payoff matrix for player A. अब इन्फीरियर और सुपीरियर स्ट्रेटजी की बात करें, प्लेयर ए क्या चाहता है, इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगाते हैं आप, प्लेयर ए में आप लगाते हैं मैक्सिमिन, मैक्सिमिन क्राइटेरिया. और मैक्सिमिन का मतलब क्या है, प्लेयर ए वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज मिनिमम गेन.
प्लेयर ए अपने मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, और क्योंकि प्लेयर ए मैक्सिमाइज करना चाह रहा है मिनिमम गेन को, तो वो अपनी वो स्ट्रेटजी चलेगा जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो उसे। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देता हूँ। मान लो कि प्लेयर ए के पास दो ही स्ट्रेटजीज़ हैं, A1 और A2, जिसकी एंट्रीज़ है 1 2 3 3 4 5। ठीक है, आपको यहाँ से देख करके क्या लग रहा है, प्लेयर ए कौन सी स्ट्रेटजी के साथ में जाना चाहिए ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो? प्लेयर ए कौन सी स्ट्रेटजी के साथ जाएगा? A2 A2 के साथ में, बिकॉज एंट्रीज ऑफ A2 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ रॉ A1। ठीक है, तो यहाँ एंट्रीज ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है मैं जब यहाँ से मिनिमम लूँगा तो वो भी पहले वाली रॉ के कंपैरिजन में ज़्यादा निकल करके आएगा। तो प्लेयर ए के लिए सुपीरियर स्ट्रेटजी कौन सी है? A2, और इन्फीरियर स्ट्रेटजी कौन सी है? A1। तो अब जब मैं इन्फीरियर और सुपीरियर स्ट्रेटजीज डिफाइन करूँगा, दैट विल डिपेंड अपॉन प्लेयर फॉर विच वी आर टॉकिंग। ए के लिए बात कर रहे हैं या बी के लिए बात कर रहे हैं? तो जब मैं ए के लिए बात करूंगा तो बड़ी एंट्रीज वाली रॉ जो है वो सुपीरियर स्ट्रेटजी कहलाएगी, और छोटी एंट्रीज वाली जो रॉ है वो इन्फीरियर स्ट्रेटजी कहलाएगी। इसी तरीके से जब मैं प्लेयर बी के लिए बात करूंगा तो प्लेयर बी क्या चाहता है? प्लेयर बी चाहता है अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करना। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्लेयर बी वो स्ट्रेटजी चुनेगा जो उसके लॉस को कम से कम कर दे, तो उसके लॉस को कम से कम कर दे। अब यदि यहाँ पर मेरे पास केवल दो ही रॉज होती ये वाली, तो इसमें प्लेयर बी जो है वो कौन सी स्ट्रेटजी के साथ जाता? ऑब्वियस है फर्स्ट वाले के साथ, फर्स्ट वाली। क्योंकि फर्स्ट की एंट्रीज छोटी है। तो अब यहाँ क्योंकि पहले कॉलम की एंट्री कम है और प्लेयर बी का लॉस इससे कम हो रहा है, तो इस वजह से प्लेयर बी के लिए ये सुपीरियर स्ट्रेटजी होगी और ये इन्फीरियर स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, तो जब मैं इन्फीरियर सुपीरियर वर्ड यूज़ करूँगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कौन से प्लेयर के लिए बात कर रहा हूँ। राइट, तो मैं यहाँ पर इसको अब डिफाइन कर देता हूँ। let this V11, V12, V1n, V21, V22, V2n and Vm1, Vm2, Vmn be a payoff matrix of player A. In this matrix, player A has m alternatives, and these are A1, A2, Am. Similarly, player B has n alternatives, B1, B2, Bn. Let ith alternative of player A, ith alternative AI of player A is said to be superior than rth alternative AR of player A if Vij
is greater than equal to V R J for all j is equal to 1 to n, and Vij is greater than Vrj for at least 1j is equal to 1 to n। ठीक है, यही कहा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने कि प्लेयर ए की आईएथ स्ट्रेटजी जो है या आईएथ अल्टरनेटिव जो उसके पास एआई है, एआई की एंट्रीज क्या होंगी, आईएथ रॉ, तो Vi1, Vi2, Vi3, Vin, ठीक है, ये आरथ रॉ से सुपीरियर कहलाएंगी। आरथ रॉ यहाँ पर कहीं AR होगा जिसकी एंट्रीज है VR1, VR2, VR3, Vrn। आईएथ रॉ जो है या आईएथ अल्टरनेटिव जो है वो आरथ अल्टरनेटिव से सुपीरियर है, इसका मतलब उसकी एंट्रीज जो है वो बड़ी होंगी आरथ रॉ की एंट्रीज से। तो Vij इज ग्रेटर दैन इक्वल टू Vrj फॉर j इज इक्वल टू 1 to n। करस्पॉन्डिंग यहाँ से कंपेयर किया, फिर यहाँ कंपेयर किया, तो सारे j के लिए ऐसा सही होना चाहिए। ठीक है, तो Vij मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू Vrj फॉर ऑल j इज इक्वल टू 1 to n, एंड एटलीस्ट 1 Vij इज ग्रेटर देन Vrj। मतलब ith और rth रॉ को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो कम से कम एक कॉलम के अंदर आपको ऐसा कंपैरिजन मिलना चाहिए कि ith रॉ की एंट्री rth रॉ की एंट्री से ज़्यादा हो, कम से कम एक एंट्री तो होनी चाहिए। इन दैट केस वी कॉल ith स्ट्रेटजी सुपीरियर देन rth स्ट्रेटजी, एंड द rth स्ट्रेटजी और rth अल्टरनेटिव AR is called inferior than ith strategy or alternative if बात वही है, ऊपर मैंने ith को सुपीरियर कहा था, rth को inferior कहा। नीचे वाली लैंग्वेज में मैंने ये उल्टा लिख दिया है, मैंने वर्ड इन्फीरियर यूज़ कर लिया। ith इज सुपीरियर देन rth, दैट मीन्स rth इज इन्फीरियर देन ith। तो कंडीशन वही है, Vij इज ग्रेटर देन इक्वल टू Vrj फॉर ऑल j इज इक्वल टू 1 to n, एंड Vij इज ग्रेटर देन Vrj अगेन फॉर एट लीस्ट 1j इज इक्वल टू 1 to n। ये तो हुई प्लेयर ए के लिए सुपीरियर और इन्फीरियर स्ट्रेटजीज़ की बात। अब प्लेयर बी की बात करते हैं। तो अब मैं दो कॉलम ले लेता हूँ, जेथ कॉलम और एसथ कॉलम। दिस जेथ अल्टरनेटिव Bj of player B is called superior then Sth alternative Ds of player B if हाँ, क्या लिखना चाहिए मुझे बताएंगे आप? जेथ अल्टरनेटिव Bj ऑफ प्लेयर B इज कॉल्ड सुपीरियर देन Sth अल्टरनेटिव Bs ऑफ प्लेयर B इफ प्लेयर B के लिए सुपीरियर क्या होता है? वो कॉलम जिसके अंदर एंट्रीज छोटी है, क्योंकि प्लेयर B क्या चाह रहा है? अपने लॉस को मिनिमाइज करना। तो जेथ को हम सुपीरियर कहेंगे यदि जेथ कॉलम की एंट्री Sth कॉलम की एंट्री से छोटी हो। तो हम यहाँ लिखेंगे Vij इज लेस देन इक्वल टू Vis, राइट? क्योंकि B के लिए हम कॉलम देख रहे हैं तो जेथ कॉलम हो गया और Sth कॉलम हो गया, और किसी सारी रॉस की एंट्रीज हमको देखनी है। तो Vij इज लेस देन इक्वल टू Vis फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to m, एंड दिस Vij is less than this ij. This Vij is less than Vis for at least
1 आई इज इक्वल टू 1 टू एम। यहाँ देखो ये वाली स्ट्रेटजी इससे सुपीरियर होगी यदि V11 लेस दैन इक्वल टू V12, V21 लेस दैन इक्वल टू V22, VM1 लेस दैन इक्वल टू VM2, ऐसा चले। ठीक है, तो आपने क्या किया, सारी रॉज की एंट्रीज को कंपेयर कर लिया दोनों कॉलम्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली वही लिखा है, Vij लेस दैन इक्वल टू Vis फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 to m। मैंने सारी रॉज के लिए जेथ कॉलम और एसथ कॉलम की एंट्रीज को कंपेयर किया, और जेथ कॉलम की एंट्रीज यदि छोटी है या बराबर है तो उस केस में जेथ कॉलम कहलाएगा सुपीरियर स्ट्रेटजी और सुपीरियर अल्टरनेटिव टू द प्लेयर बी देन एसथ अल्टरनेटिव। और एटलीस्ट एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हो। ठीक है, अदरवाइज सारे बराबर भी हो जाएंगे तो उस केस में आप सुपीरियर इन्फीरियर नहीं बता सकते हो। ठीक, तो ये तो हुई सुपीरियर और इन्फीरियर स्ट्रेटजीज़ की बात। अब यहाँ डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या है ये हम बात करते हैं। तो ये क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई डाउट है? क्लियर है सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोमिनेंस प्रॉपर्टी की। तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या कहती है? डोमिनेंस प्रॉपर्टी कहती है कि जो सुपीरियर स्ट्रेटजी है वो इन्फीरियर स्ट्रेटजी को डोमिनेट करेगा। सो इट सेज दैट superior strategy will always dominates the inferior strategy। ठीक है, ये है। अब पहले मैं इसका वर्किंग रूल बता देता हूँ, फिर एक थ्योरम है डोमिनेंस प्रॉपर्टी की कि जो सुपीरियर स्ट्रेटजी है वो इन्फीरियर को डोमिनेट करेगा, देन यू कैन रिमूव द रॉ और कॉलम related to inferior strategy from the payoff matrix and this will not affect the value of the game। see वर्किंग रूल क्या है इसमें? First, if each element of rth row ith लिख देता हूँ, i और r, ith row is less than or equal to corresponding element of rth row, then ith row can be deleted। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इन्फीरियर स्ट्रेटजी को आप टेबल से हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्लेयर ए के लिए इन्फीरियर स्ट्रेटजी कैसे चेक करेंगे हम? रॉ वाइज दो रॉ को कंपेयर किया, जिसकी एंट्रीज कम है, सारी एंट्रीज होनी चाहिए कम या बराबर, और कम से कम एक तो कम होना ही चाहिए। लेकिन जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उस केस में बराबर वाले को भी हम डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम रिजल्ट देंगे। तो आप किसी भी एक को रख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी लिख दिया है कि यदि ith रॉ की एंट्रीज जो है वो लेस देन और इक्वल टू है करस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ rth रॉ, इन दैट केस rth रॉ विल बी सुपीरियर देन ith रॉ। ये क्लियर है? इन्फीरियर और सुपीरियर की हमने बात करी थी। जो बड़ी एंट्री होती है, क्योंकि मैं प्लेयर ए की बात कर रहा हूँ, मैंने रॉ वाइज यहाँ पर चेक किया है, तो प्लेयर ए के लिए मैं गेम को सॉल्व कर रहा हूँ,
तो जिस रॉ के अंदर एंट्रीज बड़ी है वो सुपीरियर होगी। तो यहाँ पर किसके अंदर एंट्रीज बड़ी है? rth रॉ में। तो rth रॉ सुपीरियर है, और सुपीरियर स्ट्रेटजी या अल्टरनेटिव हमेशा इन्फीरियर को डोमिनेट करता है। तो rth स्ट्रेटजी जो है वो ith स्ट्रेटजी को डोमिनेट कर जाएगी, और इस वजह से ith रॉ को आप जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वहाँ से डिलीट कर सकते हो। ये पहला हुआ। देन मैं कॉलम की बात करता हूँ। सेकेंड, if each element of jth row is less than or equal to corresponding element of raw नहीं, column, jth column is less than or equal to corresponding element of sth column, then okay, which one is superior, jth or sth? J is superior. So J is superior. Yes, jth स्ट्रेटजी और अल्टरनेटिव है सुपीरियर क्योंकि इसकी एंट्री छोटी है। तो बी क्योंकि अपने लॉस को कम से कम करना चाहता है, तो कम वाला जो है वो उसके लिए सुपीरियर होगा। तो जेथ इज सुपीरियर, दिस जेथ स्ट्रेटजी विल डोमिनेट एसथ स्ट्रेटजी। देन जेथ strategy will dominate the asset strategy, and the asset strategy, this strategy means column, asset column can be removed from the table, और पे ऑफ मैट्रिक्स टेबल नहीं लिख करके पे ऑफ मैट्रिक्स। नाउ दिस इज द केस व्हेन वी आर यूजिंग प्योर स्ट्रेटजीज। हम मिक्स स्ट्रेटजी को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं थर्ड में पॉइंट डाल देता हूँ। Dominance property also works on convex combination of alternatives। इसको मैं एक क्वेश्चन से डिस्कस कर लूँगा तो समझ आ जाएगा। तो अभी थर्ड पॉइंट को रहने दो, जब मैं प्रॉब्लम लूँगा तो मैं इसको समझाऊंगा। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूँ जिससे आपको ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए। सॉल्व द गेम। वी हैव 3x3 गेम, -4 6 3 -3 -3 4 and 2 -3 4। ये हो गया। प्लेयर ए, प्लेयर बी। A has 3 strategies 1 2 3, similarly B has 3 strategies 1 2 3। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सैडल पॉइंट है या फिर नहीं। तो सॉल्यूशन के लिए मैं एक बार फिर से इसको यहाँ रफली बना लेता हूँ। -4 6 3 -3 -3 4 and 2 -3 4। Now
फर्स्ट वी शैल फाइंड आउट रॉ मिनिमा और उसमें से मैक्सिमम हम लेंगे। तो रॉ मिनिमा -4 -3 -3 और मैक्सिमम कौन से हैं, ये दोनों। तो वी अंडर बार विच इज़ मैक्सिमिन इज इक्वल टू -3। नाउ कॉलम मैक्सिमा 2 6 4 एंड मिनिमम इज 2। तो वी अपर बार इज इक्वल टू मिनी मैक्स इज इक्वल टू 2। मैं अब पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे इसको, ये हम कर चुके हैं पहले। तो हियर v under bar is not equal to v upper bar, that is the game is without saddle point। सैडल पॉइंट नहीं है। अब क्या करें, अब 2x2 भी नहीं है। तो 2x2 होता तो मैं इसको सॉल्व कर पाता अपने मेथड्स से जो हमने स्टडी किया है। तो फ़िलहाल हम इसका साइज़ रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यदि मैं रॉ वाइज चेक करूँ, देखो क्या पहली रॉ की एंट्री बड़ी है दूसरी रॉ से? नहीं। -4 इज़ लेस देन -3, यहाँ तो लेस देन का रिलेशन है, यहाँ ग्रेटर देन का रिलेशन है। तो मैं इन दोनों को तो कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, मुझे सारी एंट्रीज एक जैसी ही चाहिए, ठीक है। तो पहली और तीसरी रॉ को कंपेयर करें। -4 इज़ लेस देन 2 बट 6 इज़ ग्रेटर देन -3, यहाँ पर भी रिवर्ट हो गया। तो पहले और तीसरे को भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरे और तीसरे को कंपेयर करें। -3 इज़ लेस देन 2, -3 इज़ लेस देन इक्वल टू -3 एंड 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। सो स्ट्रेटजी थर्ड ऑफ प्लेयर ए इज़ सुपीरियर देन स्ट्रेटजी सेकेंड ऑफ प्लेयर ए, ठीक है। देखो in the payoff matrix A second is -3 -3 4 and A third is 2 -3 4 implies A third is superior than A second. So A third will dominate A second and the payoff matrix becomes क्या करा इसने, A थर्ड ने A सेकेंड को हटा दिया है। तो A सेकेंड को हटा दिया है तो मेरे पास अब दो रॉ आएगी, फर्स्ट और थर्ड। -4 6 3 2 -3 4। ये प्लेयर बी की स्ट्रेटजीज हो गई। अब क्या करें, मुझे 2x2 में रिड्यूस करना था। तो रॉ साइज़ तो हो गया 2, मतलब 2 रॉज हो गई। कॉलम्स को भी रिड्यूस करना है। तो कॉलम के लिए मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि कौन सी इन्फीरियर है और कौन सी सुपीरियर स्ट्रेटजी है। तो यदि मैं फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करूँ, छोटी वाली एंट्रीज़ के साथ में जो कॉलम होता है वो सुपीरियर होता है। तो पहले दो कॉलम्स को मैं कंपेयर करूँ, -4 इज़ लेस देन 6 बट 2 इज़ ग्रेटर देन -3, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता। एक रिलेशन लेस देन आ रहा है, एक रिलेशन ग्रेटर देन आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, -4 इज़ लेस देन 3 एंड 2 इज़ लेस देन 4। तो लेस देन का रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट स्ट्रेटजी इज सुपीरियर देन थर्ड फॉर प्लेयर बी। प्लेयर बीज फर्स्ट स्ट्रेटजी इज -4 2। ये मुझे कॉलम वाइज लिखना था लेकिन मैं अब इसको ट्रांसपोज करके लिख दे रहा हूँ, दिस। एंड थर्ड स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर बी इज 3 4 transpose. This implies B1 is superior than B3। अब सुपीरियर जो है वो इन्फीरियर को डोमिनेट करेगा, तो B3 डोमिनेट हो गया और मुझे केवल B1 को इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ।
मैं लिख ही देता हूँ, नहीं हो रहा है कॉपी। -463 2 -34, -463 2 -34, यही था शायद। 2 -34 1 3 1 2 3 1 3 1 2 1 2 3, ओके। और ये सुपीरियर था इसके कंपैरिजन में, दैट मीन्स दिस इज inferior. So the reduced payoff matrix is first third -4 2 6 -3. This is first second, ठीक है। ओके, अब ये 2x2 में रिड्यूस हो गया है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन बाय अरिथमेटिक मेथड। In arithmetic method we calculate oddments. So here we have -4 6 2 -3। रॉ oddments बताओ, पहली एंट्री के सामने लिखना है, पहली रॉ के सामने लिखा है 5, बिकॉज डिफरेंस ऑफ 2 एंड -3, 2 -3 2 + 3 5। देन सेकेंड रॉ के सामने लिखना है मुझे फर्स्ट रॉ के एलिमेंट्स का डिफरेंस -4 -6 -10, और मुझे साइन को नेग्लेक्ट कर देना है, तो +10 हो गया। देन सेकेंड कॉलम की एंट्रीज का डिफरेंस 6 -3 6 + 3 9, और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज का डिफरेंस -4 -2 -6, तो मुझे साइन को हटा देना है, और ये हो गया 6। probabilities 5/15 10/15, और this is 1/3 and this is 2/3. Similarly here probability 9/15 because 9/9 + 6 and 6/9 + 6 15, या फिर मैं ऐसे लिखूँ तो 3 से कैंसिल होकर के ये 3/5 आ गया, और ये हो गया 2/5। This was player B's first strategy, second strategy, player A's first strategy, third strategy, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज आ गई हैं। तो अब मैं ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए कितना होगा। प्लेयर ए अपनी पहली स्ट्रेटजी को चलता है 1/3 प्रोबेबिलिटी के साथ में, दूसरी स्ट्रेटजी पहले ही डोमिनेट हो गया था, तो उस वजह से हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और तीसरी स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो 1/3 0 2/3 1/3 0 2/3, दिस इज द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए। सिमिलरली ऑप्टिमल स्ट्रेटजी for player B. Optimal strategy for player B is 3/5. Then we have second strategy of B with probability 2/5, and third is dominated. तो थर्ड के लिए probability हो गया 0. Value of the game. And value of the game is gain to player A. तो value of the game is equal to प्रोबेबिलिटी को किसी भी कॉलम, यदि आप यहाँ प्रोबेबिलिटी ये देख रहे हैं तो किसी भी कॉलम से इससे या फिर इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, या फिर यदि आप नीचे ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ देख रहे हैं तो इनको किसी भी रॉ से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया -4/3 एंड +4/3, -4 × 1/3 +2 × 1/3 2/3, sorry, this is 2/3 is equal to 0। वैल्यू ऑफ द गेम इज इक्वल टू 0। ज़रूरी नहीं है आप इससे सॉल्व करें, आप सेकेंड कॉलम से सॉल्व करोगे तो भी यही आना चाहिए। ये हो गया 6/3 -6/3, ये भी 0 हो जाएगा। यदि मैं रॉ वाइज मल्टीप्लाई करूँ तो भी सेम आना चाहिए। 3/5 × 4 -4 कितना हो गया, -12/5, और यहाँ से भी +12/5, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो आप किसी से भी सॉल्व करेंगे वो सेम रिजल्ट ही आएगा।
So value of the game is equal to 0. That means gain to player A is equal to 0, and loss to player B इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था, यदि मैं यहाँ गेन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है वो बी के लिए क्या होगी, लॉस. तो आप डायरेक्टली लिखो. यदि आप साइन चेंज करके लिखोगे तो आपको गेन ही लिखना पड़ेगा. तो क्योंकि 0 है, साइन चेंज करने नहीं करने का कोई मतलब नहीं है. तो गेन ऑफ प्लेयर ए इज़ 0 एंड लॉस टू प्लेयर बी इज़ 0. इज़ इट क्लियर? यस सर. यस सर. सर हाँ बोलिए. ये जैसे हमने पहले रो के लिए काम किया, जैसे सुपीरियर फिर इंफीरियम था उसको हटा दिया, अगर यदि हम पहले कॉलम के लिए करें कर सकते हैं, और फिर बाद में कर सकते तो हैं, आंसर किसी के क्या लिए है? भी पहले कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा. ठीक है सर. एक प्रॉब्लम और लेता हूँ, उसको हम सॉल्व करते हैं. देखो, 3x3 ही लेते हैं. Again I'm taking 3x3 game. Player A has 3 strategies, 1 2 3. B has 3 strategies, 1 2 3, and the payoffs are 1 7 2, 6 2 7, then 5 2 6. ये है, इसको सॉल्व करना है हमको. तो मैं इसको सबसे पहले तो चेक करता हूँ सैडल पॉइंट है क्या. मैं यहाँ रफ वर्क कर रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिखूँगा. 1 7 2 6 2 7. आप यहाँ लैंग्वेज यूज़ करेंगे in order to solve the game. First we shall check whether the game has a saddle point or not, और उसके बाद में ये पूरा बनाओगे और रॉ मिनिमा कॉलम मैक्सिमा निकालोगे और उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम देखोगे. तो रॉ मिनिमा 1 2 2 एंड वी अंडर बार विच इज़ इक्वल टू मैक्सी मिन. इन मिनिमम में से मैक्सिमम कितना मिल रहा है, 2. ये आ गया कॉलम मैक्सिमा. तो यहाँ लिख देना रॉ मिनिमा, यहाँ कॉलम मैक्सिमा. दिस इज 6 7 7 एंड मिनी मैक्स. मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करना है. वी अपर बार इज इक्वल टू 6. सो वी अंडर बार is not equal to V upper bar, so the game is without saddle point. ठीक है, अब मुझे इसको डोमिनेंस प्रॉपर्टी से साइज रिड्यूस करना है. Reducing the size of payoff matrix, so payoff matrix by dominance property. A 1 2 3, B 1 2 3. मैं रॉ वाइज ही चेक करता हूँ, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं. पहले हो सकता है आपको रॉ वाइज ना मिले, पहले कॉलम वाइज मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है. तो मैं रॉ से ही शुरू कर रहा हूँ. मैंने फर्स्ट 2 एंट्रीज को कंपेयर किया. 1 इज़ लेस देन 6 बट 7 इज़ ग्रेटर देन 2. लेस देन ग्रेटर देन साइन चेंज हो गया तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता. देन फर्स्ट और थर्ड, 1 is less than 5, 7 is greater than 2, less than greater than, again sign change हो गया. सेकेंड थर्ड
6 is greater than 5, 2 is greater than equal to 2, 7 is greater than equal to 6. That means strategy second of player A is superior than third. So here A2 having entries 2, 6 to 7 is superior than A3, and entries of A3 are 5 to 6. This implies A second dominates A third, and this A third can be removed from the payoff matrix. Now the reduced payoff matrix is this. थर्ड डोमिनेट हो गया था तो फर्स्ट सेकंड ए, फर्स्ट 1 7 2, सेकंड 6 2 7. Then here we have B, entries are 1 2 3. अब रॉ का साइज, नंबर ऑफ रॉस तो रिड्यूस हो गया, 2 हो गया है, मुझे कॉलम को भी रिड्यूस करना है, 3 कॉलम से 2 कॉलम बन जाए तो 2 क्रॉस 2 को मैं इजीली सॉल्व कर पाऊंगा. तो अब कॉलम्स के लिए मैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम को कंपेयर करता हूँ. 1 इज़ लेस देन 6, 1 इज़ लेस देन 7 एंड 6 इज़ ग्रेटर दैन 2. तो एक लेस दैन एक ग्रेटर दैन हो गया, हम कंपेयर नहीं कर सकते. फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, 1 इज़ लेस देन 2 एंड 6 इज़ लेस देन 7. ये हो रहा है. फर्स्ट कॉलम की सारी एंट्रीज लेस देन है थर्ड कॉलम की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज से. सो द फर्स्ट स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर बी विल बी सुपीरियर देन थर्ड. Again, in this payoff matrix, B1 having 1 6 transpose is superior than B3 2 7 transpose. This implies B3 is dominated by B1 and this B3 can be removed from the payoff matrix. Now the reduced payoff matrix is फर्स्ट सेकंड ए, B3 हटा है तो फर्स्ट सेकंड B एंड द एंट्रीज आर 1 7 6 2. ये 2 क्रॉस 2 में रिड्यूस हो गया. अब मैं इसको अर्थमेटिक मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ. सॉल्यूशन बाय अर्थमेटिक मेथड. तो इसके लिए मुझे ऑडमेंट्स चाहिए होंगे. 1 7 6 2 1 2 1 2. डिफरेंसेस 4 6 5 और यहाँ पर भी 5. प्रोबेबिलिटी 6/10, 4/10 6/10, दैट इज 2/5 and 3/5. Here probability 5/10 5/10, that is 1/2 1/2. Now the optimal strategies and value of the game. Optimal strategy for player A is यहाँ लास्ट वाली टेबल में प्लेयर ए की 2 स्ट्रेटजीज दिख रही हैं. 1 2 मतलब 3 डोमिनेट हो गया था और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी. तो
हो गया 2/5 कॉमा 3/5 कॉमा 0. नाउ ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी. कितना है ये? प्लेयर बी के लिए है 1/2. फर्स्ट सेकेंड स्ट्रेटजी है इसकी भी, तो 1/2 1/2 0. वैल्यू ऑफ द गेम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं. v इज इक्वल टू, मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 7 एंड देन एडिशन. तो 1/2 प्लस 7/2 8/2 और 4. 1 इंटू 1/2 प्लस 7 इंटू 1/2 8/2 और 4. आप कॉलम से भी चेक कर सकते हो. 2/5 एंड देन 18/5. दिस 1 इंटू 2/5 6 इंटू 3/5. तो 2 प्लस 18 20/5 इज़ 4. तो वो 4 ही आएगा हमेशा. ये गेम का वैल्यू हो गया. गेम का जो वैल्यू होता है ये होता है गेन टू प्लेयर ए इज़ इक्वल टू 4. और प्लेयर ए का जो गेन होता है वो प्लेयर बी का लॉस होता है. लॉस टू प्लेयर बी इज़ इक्वल टू 4. मैंने साइन चेंज नहीं किया तो मैंने वर्ड चेंज कर दिया. यदि मैं वर्ड चेंज नहीं करता तो मैं साइन चेंज करता. मैं लिखता गेन टू प्लेयर बी इज़ इक्वल टू -4. ये इसका रिजल्ट. ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो बोलिए. नो सर. सर हाँ, ये जैसे ये अपन जब भी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी निकालते हैं, ए की निकाले बी की, तो इसमें केवल 2 ही प्रोबेबिलिटी आएगी, बाकी सारी 0 होगी. नहीं, अभी मैंने धीरे धीरे केसेस बढ़ाना शुरू किया है. सबसे पहले हमने बात करा वो गेम जिसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर जाए, तो उसका ऑर्डर कुछ भी हो. सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज जो है वो प्योर स्ट्रेटजीज होंगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एक की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, बाकी सबकी 0 हो जाएगी. फिर उसके बाद मैंने आपको 2x2 सिखाया कि 2x2 को कैसे सॉल्व करना है. देन यदि ज़्यादा ऑर्डर का पे ऑफ मैट्रिक्स है तो उसका साइज़ रिड्यूस करना हमने सीखा कि साइज़ 2x2 तक आ जाए तो 2x2 के अर्थमेटिक मैथड या जो भी मैथड्स हमने स्टडी किए उससे सॉल्व कर लें. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 हो जाए. तो वो मैं आगे वाले केसेस में लूँगा. अभी मैं पूरा डोमिनेंस प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगा. डोमिनेंस प्रॉपर्टी में मिक्स स्ट्रेटजीज़ की भी बात होगी. जो हमने थर्ड पॉइंट लिखा था डोमिनेंस प्रॉपर्टी में कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं डोमिनेंस प्रॉपर्टी में, तो मैं उसको भी डिस्कस करूँगा. देन हम जाएंगे हायर ऑर्डर मैट्रिसेस पे. 3x3 का यदि छूट गया उसको 2x2 हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करने वाले हैं. ठीक है, तो हम ये बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है सर. ओके सर. ओके मैम.